हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास हम लोग देख लिए हैं द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज में बताया था द ओनली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए मूविंग चार्ज। मे इट बी इन द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मे इट बी ए परमानेंट मैग्नेट। दोनों ही केस में आपको परमानेंट के मैग्नेट की केस में भी मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के लिए होता है। हाँ, उसके लिए ही होता है। The only cause of production of magnetic field is a moving charge. A moving charge produces magnetic field. तो प्रीवियस क्लास हम लोग देखे हैं कि कोई चार्ज जब मूव करता है प्लस क्यू कूलम चार्ज, तो उसके चलते चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, और उसके ऊपर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखे थे। आज ओस्टेड लॉ को आगे बढ़ाते हुए बायर-सावर्त लॉ के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर किसी एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट। इट वाज ऑब्जर्व, एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट वाज सीन, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट वाज सीन। उसमें क्या किया गया, किसी एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा था और पास में एक मैग्नेटिक नीडल को रखे तो दिखा कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर स्विच ऑफ कर देते हैं, मैग्नेटिक नीडल एक डायरेक्शन में है, स्विच ऑन कर देते हैं करंट का तो मैग्नेटिक नीडल दूसरे डायरेक्शन में है। दैट मींस देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं? द रीजन इन व्हिच ए मैग्नेट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। सो देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज़ द नीडल इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड। इससे कंक्लूड हुआ कि देयर मस्ट बी ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन बोले? ओस्टेड बोले। अब कितना है मैग्नेटिक फील्ड उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिए। ठीक है, अब कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, करंट कैरिंग वायर के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता है आज हम लोग देखेंगे, और कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका डायरेक्शन क्या है, दैट इज अगेन गिवन बाय सेम बायर-सावर्त। तो बायर-सावर्त लॉ for बायर-सावर्त लॉ for जस्ट अ मिनट। ये लॉ में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैरिंग कंडक्टर मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके चलते क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा हम देखना चाहते हैं। ठीक बी ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां पे पहले मैं एक कीवर्ड एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आई वांट टू डिफाइन ए टर्म कॉल्ड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या है ये करंट एलिमेंट? ठीक है, इट इज ए वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। लॉन्ग होना जरूरी नहीं है, छोटा सा होने से भी चलेगा। वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर और करंट कैरिंग वायर, सपोज किसी एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा एक वायर है इसमें करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, आप इसका छोटा सा सेक्शन ले लो, दैट छोटा सा सेक्शन विल बी कॉल्ड ए करंट एलिमेंट। कितना छोटा? जितना छोटा ले सकते हो, द स्मॉलेस्ट सेक्शन यू कैन टेक। ठीक है, ठीक है। तो ये जो करंट एलिमेंट है ये एक वेक्टर है। करंट एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आईडीएल, ऐसे वेक्टर मार्क, आइडियल वेक्टर। इट इज ए वेक्टर whose magnitude is the product of I and dl, where
dl is length of the सेक्शन। जो छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं, ये वाला सेक्शन, इसका लेंथ अगर dl हुआ और करंट इसमें आई जा रहा है, तो ये करंट एलिमेंट इज हैविंग ए मैग्नीट्यूड आइडियल। सो यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ आइडियल इज ऑब्वियसली एम्पियर मीटर। अच्छा, ये सर समझ में आया। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? अगर आप कहोगे कि ये करंट एलिमेंट एक वेक्टर है, तो फिर उसका तो एक डायरेक्शन होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? यू विल से द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज along the direction of current। सेम पॉइंट में मेंशन करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ आइडियल इज इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ आइडियल इज इन डायरेक्शन ऑफ I और इन डायरेक्शन ऑफ करेंट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए करंट कैरिंग वायर। दिखने में कुछ ऐसा, ये कोई एक वायर है ऐसा, जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट? सम करंट I is flowing here. I consider this is a small section of the wire. This is the current element. और ये जो छोटा सा सेक्शन है, चलो मानते हैं इसका लेंथ है dl, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली द डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस, है ना? तो जो करंट एलिमेंट है उसका डायरेक्शन ऐसा है। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड I इंटू dl। ठीक है सर, ये जानने से क्या फायदा? कहाँ मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ करंट एलिमेंट? हाँ, जो हमारे बार्ट्स लॉ है, कोई एक लंबा वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताएंगे। क्या बताएं? छोटा सा सेक्शन के लिए क्या होगा। एक छोटा सा सेक्शन के लिए करंट एलिमेंट के लिए, उसको करंट एलिमेंट कहेंगे, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो फिर एक लंबा वायर के लिए, कोई रिंग के लिए, कोई इलिप्टिकल वायर के लिए, तो आप सारे छोटे छोटे सेक्शन के लिए निकालो और जोड़ो। सारे छोटे छोटे सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो और सारा मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ो, तो आपको इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अच्छा, ये बात है। तो बायर-सावर्ट लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन को मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा। आई नो इफ Q charge moves over a distance dl in a time of dt seconds, तो QV का मतलब क्या हो गया? QV is nothing but Q dl by dt. But this Q charge has moved over a distance distance dl in dt seconds. So what was the current here? Q charge moves in dt second. The current here was Q by dt. So it is coming out to be ideal. What you observe? QV और आइडियल दो अलग अलग चीज नहीं है। QV और आइडियल डायमेंशनली सेम चीज है। They are not different things. तो जानने से क्या फायदा? जानने से फायदा ही फायदा, क्योंकि कोई प्लस Q कूलम चार्ज मूव कर रहा है, तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ निकालना आता है। अब कोई छोटा सा करंट एलिमेंट है, तो उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जहां पर हम QV लिखते थे, QV को भगाओ, आइडियल लिख दो, सारा फॉर्मूला फिर से हो गया। आर यू गेटिंग? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो अब देखते हैं लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है द मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट अ मिनट, लॉ कहता है द मैग्नेटिक फील्ड produced by
produced by a small current element, small current element is given by at any point P लिखेंगे, at any point P, at any point P is given by dB, क्योंकि छोटा सा सेक्शन है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, given by, सोचो कोई मूविंग चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला था, K इंटू QV क्रॉस R बाई R क्यूब, ऐसा था। अब करंट एलिमेंट के लिए क्या होगा, QV तो आइडियल की बराबर है, भगाओ इस QV को, अब इसके जगह क्या लिखेंगे, लिखेंगे आइडियल, बन गया काम, इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। और अगर फंडामेंटली समझे तो सपोजिंग हम कहेंगे हियर इज ए करंट कैरिंग वायर, कैरिंग ए करंट I एम्पियर, नाउ आई कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन, आई कॉल इट ए करंट एलिमेंट आइडियल। तो इसके लिए किसी एक पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, हियर इज ए पॉइंट P, ये पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस पॉइंट का पोजीशन को डिफाइन करिए, कॉल दिस एज वेक्टर R, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर जो आइडियल है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, द डायरेक्शन ऑफ आइडियल इज समथिंग लाइक दिस, है ना, आइडियल का डायरेक्शन ऐसा है। तो आइडियल और R के बीच में जो एंगल है वो एंगल है थीटा। अगर ये बात है तो फिर क्या मिल गया, dB का मैग्नीट्यूड इज K, तो कांस्टेंट है, ये आइडियल क्रॉस R होता है, आइडियल R साइन थीटा बाय R क्यूब, एक R कैंसिल हो गया तो सीधा यहीं पे सिंपलीफाई कर देंगे, R बाई R क्यूब इज सेम एज R स्क्वायर 1 बाई R स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई किए और भगाए इसको, यहाँ पर लिख देंगे R स्क्वायर और ये साइन थीटा पास में आ गया, यस K आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर। जबकि आपको मालूम है K का वैल्यू क्या था, वेयर K का मैग्नीट्यूड इन MKS सिस्टम is 10 to the power minus 7 in SI units. In SI units, it is 10 to the power minus 7. सर क्या डिपेंड करता है विद चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर या सराउंडिंग? नो। इनफैक्ट उतना गहराई में मत जाइए, के डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब मीडियम के ऊपर जब डिपेंड करता है, मीडियम में के का वैल्यू अगेन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। सपोज द वैल्यू ऑफ के फॉर आयरन, आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ स्मॉल करंट, ठीक है, तो के का वैल्यू आयरन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगेन आयरन की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको जिस चीज को के बोल रहा हूं वो टर्म के नहीं है, उसका पूरा टर्म है म्यू बाय 2 पाई, सॉरी म्यू बाय 4 पाई, ठीक है। और ये जो म्यू है दिस इज व्हाट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब उतना गहराई में जाओगे तो बाहर नहीं आ पाओगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस अप टू क्लास 12 यू विल सी यू आर टेकिंग almost 99.99999% cases में you will have to take K equal to 10 to the power minus 7. Special cases arise when you deal with magnetic materials, different type of magnetic materials. उस चैप्टर में K का वैल्यू थोड़ा सा बदलते हैं, लेकिन वहां पर ये सब चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है, खाली K का वैल्यू क्या है जानने की जरूरत पड़ता है। When we deal with magnetic materials, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए K का वैल्यू अलग है, पैरामैग्नेटिक के लिए अलग है, डायमैग्नेटिक के लिए अलग है, अलग अलग मटेरियल के लिए K का वैल्यू अलग अलग है। तो फिलहाल तो हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग मीडियम, पूरा क्लास 12 में यही है, K का वैल्यू आपको 10 पावर माइनस 7 11, इवन जेई में भी कभी नहीं आया कि किसी मीडियम के अंदर आएगा, क्योंकि सारा अभी पढ़ लोगे तो फिर बाद में क्या पढ़ोगे, है ना। तो K इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 इन SI यूनिट्स। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे डाउट तो सबका होना जरूरी। सो K आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर,
तो आपको ये सारा टर्म समझ में आना चाहिए। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कि आईडीएल sin थीटा बाई आर स्क्वायर। ओहो, अच्छा ये बात है, ठीक। तो थोड़ा इसको देखते देखते हमें और एक चीज समझ में आ गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, v टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि अगर कोई एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, ये कोई एक करंट एलिमेंट है जिसका नाम है आईडीएल, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। अगर इस एलिमेंट के चलते हम अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, क्या पुरानी पढ़ाई को याद रखते हुए आप बता सकते हो एट ए एंड एट पॉइंट सी व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? क्या होगा? जीरो। जीरो। आप लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो, आई रियली लव यू ऑल। एकदम ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ, यू आर टू गुड, बहुत बढ़िया। तो आप लोग यहां से देख लिए कि इस पॉइंट का जब निकालेंगे तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज मेकिंग जीरो एंगल विद दिस, और इसका निकालेंगे पोजीशन वेक्टर विल मेक 180 डिग्री एंगल दिस विद दिस। तो आप कहोगे साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, तो आप क्या कहोगे? along the line of action of along the line of action of current element the magnetic field is zero. Magnetic field is zero. दूसरा, अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, डायरेक्शन पता करना है। वी वांट टू नो द डायरेक्शन। क्या देखे हम लोग यहाँ पर? द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट। मुझे याद नहीं मैं तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अगर पढ़ाया हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। पी पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आइडियल को भी परपेंडिकुलर होगा, आर को भी परपेंडिकुलर होगा। वही तो होता था इन केस ऑफ मूविंग चार्ज, भी और आर दोनों को परपेंडिकुलर होता था। अभी ये आइडियल और आर को परपेंडिकुलर होगा। आइडियल और आर को परपेंडिकुलर होगा मतलब कैसे? अगर आइडियल को हो रहा है तो आर को नहीं हो रहा है, आर को हो रहा है तो आइडियल को नहीं हो रहा है। हाँ होगा होगा, अगर हम ऐसे पकड़ के रखेंगे तो इफ आई होल्ड दिस pen perpendicular to the board, I find my pen is perpendicular to ideal as well as perpendicular to R. But now question arises, it may be inward, may be outward. हाँ ये पता करना है, लेकिन इतना पता चल गया perpendicular to ideal and R means perpendicular to the plane containing ideal and R. हाँ बस ये पता करना बाकी रह गया कि अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा जानने के लिए वी शैल मेक यूज ऑफ द रूल्स। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट का रूल्स है, रूल्स यूज करके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स को यूज नहीं करते क्योंकि सेम प्लेन में जो दिख रहा है उसी में करने से होता है। अगर इमेजिनरी प्लेन में हो जाता है तो हाथ को मोड़ते मोड़ते हो सकता है यू विल गेट ए क्रैक एट योर रिस्ट, तो आपको दिमाग लगा के करना पड़ता है। तो लेट अस डायरेक्शन ऑफ DB is perpendicular to ideal and R. So it is perpendicular to plane containing plane of ideal and R. अच्छा, exact direction of DB is given by right hand fist rule, जो हम लोग पहले से देख चुके हैं। ऐसा एक रूल हम लोग पहले से देखे हैं विथ थंब। वहां पे थंब क्या दे रहा था?
velocity of positive charge और velocity of positive charge is q into v is same as ideal, तो हम कहेंगे thumb indicating the direction of current, indicating direction of ideal, and fingers indicating the direction of magnetic field around it, fingers indicating direction of magnetic field around it। ये चीज समझ में आना चाहिए, आपको आता है, फिर मैं खाली दोहरा देता हूं। आई कैन से दिस, ये फिगर में भी प्रीवियस क्लास दिया था आपको दिया था एक फिगर, इसमें मैं दिखाया था हाउ यू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये था, है ना, ये था फिगर। ये फिगर हम लोग प्रीवियस क्लास भी देखे थे। क्या बोल रहा है राइट हैंड फिस्ट रूल? अगर आप राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करते हो, थंब को खुला रखते हो और आपका थंब करंट एलिमेंट का डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, करंट एलिमेंट ऐसा है, ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है, आई करंट इज गोइंग, तो ये अगर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, द अदर फिंगर्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ बी अराउंड इट। ठीक है, suppose this is what is current carrying conductor carrying a current in this direction. Close your right hand fist with your thumb being open, let your thumb indicate the direction of current in this current element, then the other fingers are moving around like this। देखो तो करंट अगर आपकी तरफ जा रहा है, other fingers are going like this, that the magnetic field is, you see, anti-clockwise in this case, है ना। तो लाइन्स ऑफ, अगर कोई पूछेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आपको होगा ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है ना, your fingers are moving like this, is that clear? The direction of magnetic field is along the direction of circulation of the finger। क्या बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो देखो, सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक करंट कैरिंग वायर है, थोड़ा सा मोटा वायर लेते हैं, देखने में अच्छा लगता है, ये एक वायर है, इस वायर में कोई एक करंट फ्लो कर रहा है, आई, हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड हियर एंड हियर। Close your right hand fist, close your right hand fist with your thumb being open, let your thumb indicate the direction of current, then the magnetic field here, you know the magnetic field here has to be normal to this board, but we surprise whether it will be inward or outward. We see when my thumb is kept in the direction of current element, my fingers are entering here, that means the direction of magnetic field somewhere here is inward, and here the fingers are entering here, coming out here, if they are coming out here, the direction of magnetic field here is outward, inward is represented by a cross mark, outward is represented by a dot mark। ये आपको समझ में आना चाहिए। इंटरनेशनल कन्वेंशन में पहले भी बता चुका हूँ, आप अगर कोई ट्रेन को देखोगे, ट्रेन आपसे दूर जा रहा है तो उसके पीछे आपको क्रॉस मार्क दिखेगा, ट्रेन आपकी तरफ आ रहा है एक फ्लोरोसेंट डॉट मार्क दिखेगा, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। कोई वेक्टर आपसे दूर जा रहा है तो ये वेक्टर अगर है, उसका पिछोड़ा कैसे, स्टार जैसे तो दिखेगा, तो पीछे से देखते हो तो आपको स्टार जैसे दिखता है, वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है तो डॉट मार्क दिखता है, बस यही है लॉजिक, देयर इज नो अदर लॉजिक। सो इनवर्ड वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस मार्क, आउटवर्ड वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट मार्क। And interestingly, not only here, everywhere here on this side of this current carrying conductor, you will find the magnetic field is inward only, and here everywhere the field is outward। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वायर के लिए ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड। जब हम क्यूबी के लिए कर रहे थे, वी वेर केयरफुल अबाउट वेदर इट इज ए पॉजिटिव चार्ज और ए नेगेटिव चार्ज, है ना, इसके ऊपर फिर कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर तो आइडियल है, फिक्स्ड करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर लेगा। जैसे अगर आप लोगों को समझ में आया है तो मुझे खुश करने के लिए आप कितना समझ गए, मुझे मालूम है कि आपको समझ में आया होगा, बस मुझे खुश करने के लिए फटाफट मुझे बता देना कि ये इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक वायर में
करंट फ्लो हो रहा है, ये एक वायर है। सपोज ऐसे हियर इज ए वायर लाइक दिस carrying a current of I amperes. I want to know the magnetic field at point A. B at A is inward or outward? बताओ, B at A is inward or Outward. outward? ये घुसा इधर से निकला, yes, तो B at A is outward। खत्म, समझ में आता है और मुझे आपको तंग नहीं करना है। You have understood? ठीक है। Now we know the direction of magnetic field due to a current element. Okay, many of you are very promptly answering. तो चलिए इस नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। कोई करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखें हम लोग, थोड़ा फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो हम देखें कि जो dB था वो dB का मैग्नीट्यूड था K इंटू IDL बाय R स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा इस स्टेटमेंट को, आपको आपकी बुक में आपको मिलेगा। As we go away from a current carrying conductor, the magnetic field decreases because it is inversely proportional to R. Book is correct. तो सर आपका तो R square है, how you are correct then? Yes, I am also correct. ध्यान रहे, for a small current element at any distance R, the magnetic field is inversely proportional to square of the distance. बाद में हम लोग देख लेंगे for a long wire it is inversely proportional to R। ठीक है, दोनों करेक्ट है। When I'm talking for a small element, a small current element ideal, ये तो sin थीटा भी था यहाँ पे, ideal sin थीटा, तो हम कहेंगे कि magnetic field is inversely proportional to R square। For example, suppose हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक circular, this is an imaginary circle, this is an imaginary circle of radius r। ठीक है, imaginary circle of radius r। और क्या दिया है कि सर्किल के सेंटर में एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, ideal is a small current element। now I give you several points, I give you a point here, say it is A, I give you a point B, I give you a point C। now carefully look the location of the points। this is a circle of radius r, this is a circle of radius r। ठीक है, just for sake of example, in figure shown out of A, B, C, where magnetic field is maximum and where it is minimum। yes, कितना इंटरेस्टिंग है। कहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम पूछ रहा है कहाँ पे, किसी एक पॉइंट में मैक्सिमम होगा बाबा। मैक्सिमम तो सबसे ज्यादा किसी एक पॉइंट में होता है, बहुत सारा पॉइंट में नहीं होगा। अच्छा, आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता रहे हो। आई एम सॉरी, आप मैक्सिमम मिनिमम दोनों बता रहे हो, तो हम कहेंगे मैक्सिमम कहाँ पे होगा। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर फॉर ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स। K is same for all of these points, ideal is same for all of these points, R is same। what differs is theta। इस पॉइंट के लिए for the point A theta is this, for point B theta is this, for point C theta is this। so theta is maximum for C and it is 90 डिग्री। sin 91 होता है, sin 0 होता है, थीटा जितना ज्यादा होगा sin थीटा उतना ज्यादा होगा। तो अब क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C इज मैक्सिमम, इट इज मोर देन मैग्नेटिक फील्ड एट A, मोर देन मैग्नेटिक फील्ड एट B। मस्त चल रहा है, आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है, कितना जल्दी आप लोगों का प्रोसेसर काम करता है, बहुत ही अच्छा कंप्यूटर है आपका। तो हमें ये चीजें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। चलिए इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं
और कोशिश करते हैं निकालने के लिए कि हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग रिंग। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं डेरिवेशन भी कर लूंगा क्योंकि टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, बी एट सेंटर ऑफ ए रिंग। अच्छा, किसी रिंग की सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ये है कोई रिंग, चलो ये हो गया रिंग। ये रिंग के चलते हमें सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, ये रिंग के चलते सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। और हाल क्या है इस रिंग का? इस रिंग का हाल ये है कि दिस इज कैरिंग ए करंट ऑफ I एम्पियर्स और इसका रेडियस कितना है? रेडियस दिया है R और आपको पूछा गया सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताओ। टू फाइंड B एट द सेंटर ऑफ ए रिंग, हमें तो अभी तक मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है ओनली ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। छोटा सा सेक्शन के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? म्यू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इतना बड़ा रिंग के लिए क्या होगा मालूम नहीं है, बट आई कैन कंसीडर दिस रिंग एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट्स, है ना। तो चलिए सारे छोटे छोटे एलिमेंट के लिए निकालेंगे और जोड़ देंगे। लेट मी कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन। Here is a small section of the current carrying conductor. I call it IDL1. ठीक है, IDL1 क्या है इसका डायरेक्शन? डायरेक्शन तो ऐसा होगा। अच्छा, तो इस एलिमेंट के लिए यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। DB1 फील्ड एट सेंटर ड्यू टू IDL1। यस, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है कि इट इज म्यू IDL1 साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो सारा चीज को समझाते हैं। आर क्या था यहाँ पे? आर इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ कंसर्न, जहां पर आप निकालना चाहते हो ये आर है। फॉर थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर एंड इट इज क्लियरली लुकिंग टू बी 90 डिग्री। ओह, सब कुछ बन गया रे। तो कितना आया वैल्यू? वैल्यू आया इट इज म्यू IDL1 हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियरली आपको दिखने लगा है थीटा क्या था? एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर। सो इट इज IDL1 बाई म्यू कहाँ से आ गया? सॉरी, मैं तो म्यू बाई 4 पाई लिख दिया हूँ। आदत है, पुरानी आदत है, तो हमें लिखना चाहिए था यहाँ पे क्या? K टाइम्स आपकी लैंग्वेज में, राइटिंग इन योर लैंग्वेज। अपनी आदत में लिख देता हूँ, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये हो गया K IDL1 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, किस डायरेक्शन में? इनवर्ड। ओ, इसके लिए इनवर्ड हुआ। ऐसे सारे छोटे छोटे के लिए निकालेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर डायरेक्शंस, उनको सबको जोड़ देंगे। IDL1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, कैसा है? इनवर्ड है। अच्छा, चलिए कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं, ये वाला एलिमेंट। ये एलिमेंट के लिए कैसे होगा थोड़ा सोचिए, कितना होगा इसका? अगर वैल्यू लेंगे IDL2 तो इसके लिए क्या होगा भैया? K IDL2 बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज इनवर्ड। अरे, इसके लिए भी इनवर्ड हुआ। अच्छा, ये उल्टा वाला एलिमेंट के लेते हैं, ये ऊपर था, ये नीचे की तरफ था। इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड और आउटवर्ड। एट पॉइंट C, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू IDL3 क्या होगा? IDL3 के लिए राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करिए, थंब बिंग ओपन, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, है ना। राइट हैंड क्लोज किए, थंब नीचे की तरफ, फिंगर्स एंटरिंग। जो लोग आप में से लेफ्ट हैंडेड हो, केयरफुल रहना, बाएं हाथ तुरंत उठ जाएगा, उठेगा तो उल्टा दिखेगा। लेफ्ट हैंडेड लोगों को बड़ा डेंजर है, तुरंत बायां हाथ उठ जाता है। रिमेंबर दिस इज राइट हैंड फिस्ट रूल। राइट हैंड खुला रखना है, थंब को खुला रखते हुए करंट के डायरेक्शन में रखना है, फिंगर्स आर एंटरिंग। यू सी फॉर एवरी सेक्शन इट इज इनवर्ड ओनली। ओहो, सारा छोटे छोटे एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, सारे के सारे गामा को लेकर सेम डायरेक्शन में चलेंगे। अच्छा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सबका मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दो, क्योंकि दे आर ऑल इन सेम डायरेक्शन। That is what we have to quote here. The magnetic field due to each such element
8C is in same direction। हाँ, तो हमें B8C अगर निकालना है तो ऐसा सबके लिए निकालेंगे और जोड़ देंगे। सो B8C is equal to KIDL1 by R square, KIDL2 by R square, and so on. Now Ki by R square goes common. What is left inside is DL1, DL2, DL3 and so on. DL1 क्या था भैया? Class DL1 was a small length. DL1, this length was DL1. अब DL1, DL2, DL3, DL4 सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? How much will be the value now? It will be obviously coming out to be 2 pi r। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? So it is Ki by r square into 2 pi r। ठीक है, K अब ये r इसको कैंसिल हो गया तो क्या मिला? 2 pi K by r। हाँ, 2 pi K I by r, 2 pi K I by r। तो K तो कांस्टेंट था तो क्या मिल गया? इट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू I by r, प्रोपोर्शनल टू I by r। क्या? द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। और जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ये जो K है हमें मालूम है, ये K है, क्या है? K इज म्यू बाय 2 पाई, सॉरी म्यू बाय 4 पाई, है ना? म्यू बाय 4 पाई। म्यू क्या है? म्यू इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, द नेचर ऑफ द मीडियम which affects the magnetic flux। मीडियम का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। हो सकता है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना? वुड इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कॉपर इज ऑलमोस्ट ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, निकेल इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो या तो कोई चीज मैग्नेटिक मटेरियल होगा या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। सर ये फिर क्या हुआ मैग्नेटिक मटेरियल? अरे बाबा, कोई मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करता है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। अलग सा मतलब हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ अट्रैक्शन आ रहा है या रिपल्सन आ रहा है और खुद ही मैग्नेट बन जाता है ना? तो हम कहेंगे वो हो गया मैग्नेटिक मटेरियल। कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में इंडिफरेंट रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, साधु बाबा की तरह, तो हम कहेंगे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक फील्ड हो ना हो उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, उसको कहेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आया? तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये होता है, एयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷। ये जो K का वैल्यू है 10⁻⁷ है। किसके लिए? फॉर इन SI यूनिट्स, इन SI यूनिट्स फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये ऐसा होता है। मैग्नेटिक मटेरियल की केस में ये कुछ एडिशनल चीजें आएंगे, बढ़ जाता है। ओनली इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा सा घट जाता है, बाकी सारा केस में बढ़ जाता है K का वैल्यू। ठीक है, वो क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, तब जब देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल तब पढ़ेंगे, समझेंगे। हाँ, समझ में आएगा। अभी सारा कुछ बताना मुश्किल है, कुछ चीजों को आपको एक्सेप्ट करते हुए लेना है, नहीं तो फिर तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा समझाना, क्योंकि आपके पास नेसेसरी बैकग्राउंड नहीं है ना। तो ऐसा होता है, वैसा होता है, विश्वास रखो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम खाता हूँ, गीता के हाथ रख के ऐसे बोल रहा हूँ तो तुम लोग मानते चलो, आगे चल के प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, जो बोला जा रहा है वो सही बोला जा रहा है, इस भरोसे में आगे बढ़िए। हाँ ठीक, तो इतने सारा चीज हम लोग अभी देख लिए। क्या देखे कि जो हमारा B है एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग रिंग, क्या आ गया? ये 2 pi Ki/r। मेरे को इसे लिखने में मजा नहीं आता है, मैं K का असली वैल्यू डालना चाहता हूं।
सो आपको क्या मिल गया? सो B at point C is equal to, दूसरे पेज में चलेंगे, B at point C is equal to, I will go to the different page. So thus putting the value of K, BC was, क्या था BC का वैल्यू? BC का वैल्यू 2 pi KI by R. It was 2 pi KI by R. K का अगर वैल्यू डाल देंगे तो ये 2 pi 2i pi 2 pi i 2 pi I by R. K का वैल्यू म्यू बाय 4 pi डाल दो तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आता है म्यू आई बाय 2r. म्यू क्या है सर? म्यू इज परमेबिलिटी, इट्स द नेचर ऑफ द मीडियम which is decided by the type of material the medium is. फेरोमैग्नेटिक के लिए सबसे ज्यादा होता है, डायमैग्नेटिक के लिए उससे कम होता है, सबसे कम होता है, नॉन मैग्नेटिक के लिए ये जो चीज है इसका वैल्यू सबसे कम होता है फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, तो बस आगे चल के आपको ये याद रखना है कि कोई एक करंट कैरिंग रिंग है और करंट आई जा रहा है, सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय म्यू आई बाय 2r. ये वाला फॉर्मूला भी रख सकते हो यार, बट k क्या है फिर लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि k का वैल्यू को हम याद रखें. k क्या था? k क्या था? इट वाज म्यू बाय 4 पाई. k इज ए कांस्टेंट. ठीक है, ये सब चीजें ऐसे करके आ गए. किसी एक रिंग के सेंटर में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना अभी आता है. और अभी ऐसे कि अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फील्ड इनवर्ड है, करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है फील्ड आउटवर्ड है. करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है फील्ड इनवर्ड है, करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फील्ड आउटवर्ड है. और अगर आपको मालूम होगा कि ऐसा कोई एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो आप देखोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मैग्नेटिक फील्ड वाज डिफाइंड? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल. अगर दूसरा नॉर्थ पोल को यहाँ पर रखेंगे धक्का देगा इधर को, और यहाँ पे रखेंगे नॉर्थ पोल को तो अट्रैक्ट करेगा. मतलब क्लोज टू ए नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड इज अवे, क्लोज टू ए साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द साउथ पोल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो magnetic field is like this, means this face is behaving as a south pole. On the other side of the ring the field is outward, but other face is behaving as a north pole है. थोड़ी देर में सब चीजों को हम लोग देख लेंगे. अभी मैं थोड़ा सा हल्का सा दे दिया. The face carrying a clockwise current behaves as the south pole of the magnet, the face carrying an anti-clockwise current. सेम रिंग को अब इधर से देखोगे क्लॉकवाइज दिखेगा, इधर से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, इधर से देखोगे क्लॉकवाइज दिखेगा. ऐसे अगर दो दोस्त के बीच में पकड़ लो, एक बोलेगा करंट क्लॉकवाइज है, एक बोलेगा करंट एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि दोनों करेक्ट है. और उसके लिए जो फेस है दैट इज क्लॉकवाइज वाला फेस है दैट इज ए साउथ पोल. आपके लिए जो फेस है एंटी क्लॉकवाइज वाला फेस है दैट इज ए नॉर्थ पोल, बिकॉज द फील्ड इज अवे. ठीक है, तो सारा चीज को एक साथ कहने में देखो कितना कंफ्यूजन हो रहा है. फिर हमें बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी के लिए कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज देखना है. फिर से हम लोग अभी हल्का सा थोड़ा सा बता दिए. बस अभी मेरा मेन मकसद था आपको बताना कि कोई रिंग का सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू बाई 2r होता है. कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि हर एक छोटे छोटे एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है. सेम डायरेक्शन में होने के कारण सबका जोड़ दिया तो हो गया म्यू आई बाई 2r. अब इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये पूरा रिंग नहीं होता, आधा रिंग होता, हाफ ऑफ ए रिंग, ए सेमी सर्कुलर रिंग, तो क्या होता? वही होता, हर एक सेक्शन के लिए इन्वॉल्व होता. लेकिन सबको जोड़ने से अब वो 2 पाई आर नहीं होता, क्या होता? पाई आर होता. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है उसका आधा मिलता. मतलब एट द सेंटर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता? म्यू आई बाई 4r. क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर. Yes. तो हमें इसको देखते देखते तुरंत इन चीजों को याद रखना होगा. सपोज हम कहेंगे कोई एक सेमी सर्कुलर वायर है, ऐसा वायर है, यहाँ पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, ये आई करंट जा रहा है, इसका रेडियस r है.
व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट सी? पूरा होता तो म्यू आई बाई 2r होता, उसका आधा हाफ ऑफ म्यू आई बाई 2r, सो यू से इट इज म्यू आई बाई 4r, म्यू आई बाई 4r इज द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, सपोज हम कहेंगे ये कुछ ऐसा होता, कोई क्वार्टर ऑफ ए सर्किल, सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज द क्वार्टर ऑफ ए सर्किल एंड दिस सेक्शन इज 90 डिग्री, हियर करंट I is going, this radius is R, 8 point C क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? आप कहोगे द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, आप कहोगे द मैग्नेटिक फील्ड B at point C is equal to, ये 1/4 है, 1/4 of the whole thing was mu I by 2r, 1/4 of the whole thing, that is equal to 1/4 into mu I by 2r, upon simplification this gives you mu I by 8r। कोई भी सेक्शन के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है विथ n टर्न्स इन इट, कॉइल है जिसमें ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न्स, n टर्न्स, ऐसा कोई कॉइल जिसका रेडियस r है, जिसमें I करंट घुस रहा है, जिसमें से I करंट निकल रहा है, C पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C क्या है? कोई पहलवान जो बताएगा। एक टर्न के लिए जितना होगा सारे टर्न के लिए उतने ही होगा, इट विल बी n टाइम्स म्यू आई बाय 2r, है ना? ये चीज हमें समझ में आने लगा है। बस आखिरी चीज बताना चाहूंगा कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक सेक्शन है, किसी एक सर्कुलर पार्ट का एक सेक्शन है, एंड दैट सेक्शन इज मेकिंग सम एंगल थीटा। सपोज हम कहेंगे दिस इज कैरिंग ए करंट ऑफ I एम्पियर, रेडियस इज R एंड द एंगल इज थीटा, थीटा रेडियंस। अब जानते हो यहाँ पर C पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अगर पूरा होता तो होता म्यू आई बाई 2r, लेकिन ये कुछ हिस्सा है। कितना हिस्सा है? पूरा एंगल होता है 2 पाई रेडियन, 1 रेडियन का क्या होगा? 1/2 पाई। थीटा रेडियन का क्या होगा? थीटा बाय 2 पाई। क्या चीजें समझ में आ रहा है? हाउ लार्ज, व्हाट, दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ द होल सर्किल? पूरा सर्किल का एंगल होता है थीटा, तो ये कितना पार्ट है? थीटा बाय 2 पाई। मान लो ये 60 डिग्री होता तो क्या बोलते हैं? 60 बाय 360, 1/6 पार्ट। 45 डिग्री होता 45 बाय 360, 1/8 पार्ट। हम 2 पाई में लिख रहे हैं तो थीटा बाय 2 पाई लिख दिए, तो क्या आ गया ये थीटा बाय, अगर थीटा रेडियन में दिया हुआ, दिया है पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, ऐसे दिया है थीटा का वैल्यू। अगर थीटा का वैल्यू डिग्री में दिया होगा तो थीटा बाय 360 लिखेंगे, है ना? सो दैट वे यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो गया ये म्यू आई थीटा बाय 4 पाई r, where थीटा इज इन रेडियन। अगर थीटा रेडियन में नहीं होता तो क्या होता? थीटा अगर रेडियन में नहीं होता तो हम क्या लिखते? दिस वुड हैव बीन इक्वल टू म्यू आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 360 इन where थीटा इज इन डिग्रीज, थीटा इज इन डिग्रीज। थीटा अगर डिग्री में है तो हमें लिखना पड़ेगा थीटा बाय 360, और थीटा अगर रेडियन में है तो हमें लिखना पड़ेगा थीटा बाय 2 पाई, थीटा इन रेडियंस। तो डिग्री वाला शायद आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा। क्या ये बात मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमें अभी आता है। ठीक है, चलिए, अगर आपको सचमुच ये सब समझ में आ रहा है, लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट।
फाइंड B8.C ऐसे दिया। मैं कुछ केस लेता हूं, ये हुआ ऐसा 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 कोई एक चीज है जिसके चलते हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अच्छा, ये है सी पॉइंट में क्या दिया है? दिया है इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r। सी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा करने के लिए हम कुछ ऐसे करेंगे। ये है C, ये है I, ये है R, ये है 2R। आपको C में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। You want to know the magnetic field at point C। तो ये दोनों केस में हम लोग पॉइंट C में मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। C कहाँ? C is the common center here common center of both the circular sections। क्या आप लोग थोड़ा सा ट्राई करोगे? फिर मैं बताता हूं। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूं, फिर आपको क्लू मिल जाएगा कैसे करते हैं। थोड़ा नामकरण करते हैं। ये है सेक्शन 1, सेक्शन 2 और ये है सेक्शन 3 और ये है सेक्शन 4। मुझे बी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हर एक सेक्शन के लिए। B1 8.C इसके लिए क्या होगा? अरे बाबा, ये तो इसी लाइन पे है, तो लाइन पे 0 होता है। क्या लगे हाथ हम बता सकते हैं? B3 8C इज ऑल्सो 0। हाँ, अच्छा, ये B4 क्या होगा? B4 8.C क्या है? सेमी सर्कुलर है। पूरा सर्किल होने से होता है μi/2r। ये सेमी सर्किल है तो उसका आधा होगा μi/4r। किस डायरेक्शन में होगा? ये होगा आउटवर्ड। देखो यहाँ से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है। छोटा वाला सर्किल के लिए आउटवर्ड हो रहा है। I indicate it by outward। B8C ड्यू टू दिस सेकेंड कंडक्टर। इसके लिए इनवर्ड होगा। ये अंदर ले रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, अंदर की तरफ होगा, लेकिन होगा कितना? ये भी तो सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल में क्या होता है? μi/4r। हाँ, लेकिन इसका रेडियस कितना है? रेडियस तो 2r है। सो μi/4 into 2r। किस डायरेक्शन में? इनवर्ड। तो BC नेट कितना हुआ? सारे को जोड़ो, ये दोनों तो गए 0। ये μi/4r आउटवर्ड, ये μi/8r इनवर्ड। तो ये हो गया μi/4r। हमेशा एक जीत गई, माइनस μi/8r। तो कितना हो गया? इट इज μi/8r। किस डायरेक्शन में? ये बड़ा है तो ऑब्वियसली आउटवर्ड। देखा, इट इज μi/8r आउटवर्ड इन द फर्स्ट केस। समझ में अगर आ गया है, ट्राई फॉर द सेकंड केस। पहला वाला केस सबको समझ में आया। दूसरा वाला केस का आंसर आप लोग दे चुके हो, लेकिन क्या करना है, ये रिकॉर्डिंग के चक्कर में पूरा करना पड़ता है, नहीं तो नहीं करते। चलो ठीक है, तो अब फिर से नेमिंग करो। ये सारे लोगों को नेमिंग कर दो। ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 3, ये सेक्शन 4। सी में चाहिए तो 1 सेक्शन के लिए सी में 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज इट इज अराउंड द लाइन। सेम फॉर द थर्ड सेक्शन एट सी। ड्यू टू द सेकंड सेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी μi/4 into r। 4r क्यों? क्योंकि आधा सर्किल है, लेकिन r तो नहीं है, इसका r का रेडियस है 2r। r की जगह है 2r। किस डायरेक्शन में? करंट ऐसे जा रहा है तो इट इज इनवर्ड। हाँ, μi/8r इनवर्ड। b ये कौन है भाई? 4। B4C। अब इसके लिए क्या होगा? आधा सर्किल है, μi/4r। किस डायरेक्शन में? इधर जा रहा है करंट, इनवर्ड। अरे वाह, ये भी इनवर्ड है। तो BC कितना हुआ? BC हुआ B2 plus B4, है ना? इसको जोड़ेंगे तो होगा B2 plus B4।
B2 प्लस B4 जोड़ दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तुम लोग तो कर चुके हो है नहीं, फिर भी कर देता हूं, लेट मी डू इट। तो BC निकालना है, BC इज गोइंग टू बी समथिंग B2C प्लस B4C, इट इज B2C प्लस B4C, जोड़ो तो 3μI/8R। बढ़िया सोचते हो आप लोग, दैट इज इनवर्स। यस, जागृत भी बनाया, सब कोई बनाया, सरदार खुश हुआ। आगे सोचो और बताओ। इस केस में दिया है 3 केस आपके सामने दिया हुआ है। पहला केस दिया है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ये कोई एक केस ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन इज मेकिंग 90 डिग्री, हाँ ठीक है, ये 90 डिग्री, ये हुआ एक। अच्छा, दूसरा है दिया है ऐसा है, ये गया ऐसे, निकल गया ऐसे, और ये गया ऐसे, ये भी बात है। यहाँ पे भी ये सेक्शन है ट्यों, यहाँ से आया ट्यों, ये 90 डिग्री सेक्शन है। दोनों ही केस में सेम करंट इज फ्लोइंग, आई दोनों ही केस में आर इज सेम, है ना, दोनों ही केस में सेम करंट इज फ्लोइंग, दोनों ही केस में आर इज सेम। ये सेंटर है ए, ये पॉइंट है बी। व्हाट इज मोर इन फिगर्स shown? What is more, B at A और B at B, कौन ज्यादा है? दिमाग पर जोर लगाओ। B at A और B at B आपको बताना है। आप लोग बता दोगे, मुझे मालूम है, यू आर ऑल वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स। फटाफट आंसर आ गया, B at B, पहला आंसर आ गया, B at B आ रहा है, पहला आंसर इतना जाए। 3 लोग देख चुके हैं कि B at B, अरे वाह, हर कोई बोल रहा है B at B। थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो आप लोग सारा आंसर दे चुके हो। अब ये वाला सेक्शन के लिए 0 होगा, ये वाला सेक्शन के लिए 0 होगा, सर्कुलर सेक्शन के लिए इनवर्ड होगा। इसमें देखो तो इसमें इसके लिए यहाँ पे आउटवर्ड होगा, इसके लिए इनवर्ड, इसके लिए आउटवर्ड, यहाँ पे इसके लिए इनवर्ड, और ये वाला सेक्शन के लिए भी इनवर्ड। ओहो, सॉल्यूशन तो समझ में आ गया। आप कहोगे B at A इज, अगर इस सेक्शन को हम 1 कहेंगे, इस सेक्शन को हम 2 कहेंगे, इट इज B1 at A माइनस B1 at B, सॉरी B1 at B2 at A। जबकि B at B लिखेंगे तो इट इज B1 at B, ऊपर वाले के लिए अंदर की तरफ, इसके लिए भी तो अंदर की तरफ, प्लस B2 at B। तो ऑब्वियसली BB BA से बड़ा है। बढ़िया कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। A wire, a current carrying wire, a current carrying wire, current carrying wire was bent to the form of a ring, अच्छा, the magnetic field its center is B0। ठीक है, कोई वायर को रिंग बना दिए, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बना B0। इफ द वायर इज converted into
converted into a circular loop of n turns. ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर. मैग्नेटिक फील्ड जेई मेन का क्वेश्चन है पापा, कर लो. जेई मेन का क्वेश्चन है, आप लोग पक्का कर लोगे, मुझे ढेर भरोसा है. पहला वाला था B0, अब क्या होगा जल्दी बताइए. जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन का क्वेश्चन है. ठीक है, कोशिश करो जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में जल्दबाजी ना हो जाए. कुछ लोग गलत आंसर अभी तक दे चुके हैं. आपसे गलती की उम्मीद नहीं है, सही बनाइए, जल्दी बताइए. चलिए, आंसर सही मिल गया आप लोगों से. अंकित कुमार जी ना तो बाजी मार लिया. यस यस यस, बहुत बढ़िया. लेट अस सी नाउ व्हाई हाउ वेयर, कैसे हुआ देखते हैं. दिया है हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा था. इसको मोड़ के मैं रिंग बनाया. रिंग का रेडियस कितना है मालूम नहीं है. कॉल इट आर. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑब्वियसली इज B0, दैट इज म्यू आई बाय 2r. अच्छा, अगर यही वायर को मोड़ के हम एक लूप बनाएंगे, सर्कुलर लूप बनाएंगे, सर्कुलर लूप बनाएंगे 8 टर्न का, तो ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा. छोटा हो जाएगा तो रेडियस कितना है r. अब अगर 8 टर्न है तो हम कहेंगे r और ये कैपिटल R में रिलेशन क्या है. सेम वायर है, इसका जितना लेंथ इसका भी उतना लेंथ, तो हम कहेंगे ये तो हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है. अच्छा, B एट सेंटर पता चल गया. हमें मालूम है कि हमें मालूम है कि 2 पाई r इंटू n इज इक्वल टू 2 पाई r, बिकॉज लेंथ ऑफ द वायर इज सेम. दैट मीन्स स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई n. ठीक है, लेकिन ये तो नहीं पूछा है. पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा. हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप. लूप के सेंटर में क्या होगा भैया, लूप के सेंटर में क्या होगा. इट इज इक्वल टू n टाइम्स म्यू आई बाय 2r. लेकिन स्मॉल r क्या है, कैपिटल R बाई n. कैपिटल R बाई n लिखो. n गया ऊपर, मिल गया n स्क्वायर म्यू आई बाय 2 इंटू कैपिटल R. और म्यू आई बाय 2r क्या था, B0. सो इट कम्स आउट टू बी n स्क्वायर B0. क्या सबको समझ में आया है ना. बढ़िया. ये कितना मस्त क्वेश्चन था. ठीक है, अगर आप कर ही रहे हो तो एक क्वेश्चन देता हूं. क्वेश्चन नंबर 4. A uniform resistance wire was bent to the form of a ring. अच्छा, ये बात है. तो ये कोई एक रेजिस्टेंस वायर है, ये कोई एक रेजिस्टेंस वायर है जिसको हम रिंग बना दी. हाँ, ये है रेजिस्टेंस वायर विच इज बेंट टू द फॉर्म ऑफ ए रिंग. ठीक है, ये एक रिंग बन गया है. अच्छा, अब ये जो रिंग बन गया है, ये जो रिंग बन गया है, इस रिंग को क्या किए हैं हम, एक तरफ से इसमें से करंट डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से करंट निकाल रहे हैं. और ये सेंटर C है. एक करंट passes through the ring, passes through ring as shown. Find B8C. आंसर चाहिए भैया.
करंट घुसा, करंट निकल गया। कोई आंसर बताए? एक आंसर आ चुका है। यस यस, कितना प्रॉम्प्टली आप लोग आंसर बोल रहे हो, वेरी गुड, इट इज 0 ओनली। कितना जल्दी 5-6 लोग आंसर बता दिए। सॉल्यूशन देखो कितना सिंपल है। सॉल्यूशन कहता है कि अगर हम कहेंगे यहां से करंट आई घुसा, इधर से करंट आई निकला, तो ये रेजिस्टेंस वायर है भाई, ये डायमीटर अपोजिट पॉइंट्स है, मतलब ये आधा सर्किल, इसका जितना रेजिस्टेंस होगा इसका उतना ही रेजिस्टेंस होगा। दोनों बराबर रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, क्योंकि वी आर इंजेक्टिंग करंट हियर एंड गेटिंग इट आउट हियर। अब आप कहोगे दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में, ये करंट का I/2 इधर से जाएगा, ये करंट का I/2 इधर से जाएगा। ऊपर वाला सेमी सर्किल के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, नीचे वाले के लिए उतना ही होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऊपर वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, नीचे वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। यस, तो आप क्या कहोगे? दी नेट मैग्नेटिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड्स due to upper half and lower half part cancel out each other, so B at point C is equal to 0। क्या ये बात सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। यस, अब ये चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है आपको। आगे आगे मस्त मस्त क्वेश्चन करवाएंगे।